हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे और इतिहास विषय में हम लोग आज गुप्तोत्तर काल के बारे में अध्ययन करेंगे। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि गुप्तोत्तर काल में किन किन प्रमुख राजवंशों का शासन था और उनके शासन के फलस्वरूप कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई और उनके प्रभाव स्वरूप क्या भारत के राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि गुप्तों के बाद पतन होने के बाद किस प्रकार से भारत में किन किन क्षेत्रों में कुछ प्रमुख क्षेत्रीय राजवंशों ने शासन किया। तो देखिए, जैसे इस इमेज में आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से देखिए भारत के ये उत्तरी हिस्से पर गुप्तोत्तर काल के प्रमुख राजवंशों का शासन था। देखिए यहाँ देखिए गौड़ वंश, यहाँ पर देखिए उत्तर गुप्त, यहाँ पर देखिए मौखरी, यहाँ पर जो है ये थानेश्वर है, यहाँ पे देखिए परमार हैं, उसी प्रकार से कलचुरी हैं। फिर उसके बाद देखिए गुप्तोत्तर काल में दक्षिण भारत में भी कुछ राजवंशों का शासन था, जैसे चालुक्य थे, पल्लव थे, चेर थे। तो इस प्रकार से देखिए अपने देश में विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय राज्यों का शासन था। और इसके बाद देखेंगे इसको और भी देखिए डिटेल से देखिए, ये देखिए थानेश्वर का देखिए पुष्यभूति वंश, फिर उसी प्रकार देखिए कौशाम्बी है, यहाँ पर देखिए बोध गया, नालंदा, पाटलिपुत्र, वैशाली, कुशीनगर, अयोध्या, प्रयाग, ये सब क्षेत्रों में देखिए ग्वालियर, कन्नौज, ठीक है, अहिच्छत्र, मथुरा। फिर उसी प्रकार देखिए मंदसौर है, यहाँ पर देखिए मैत्रकों का शासन था, वल्लभी है, उज्जैनी है, एरण है, विदिशा है। उसके बाद देखिए चालुक्यों का शासन महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में था, यहाँ देखिए ताम्रलिप्ति है, यहाँ उत्कल है, यहाँ देखिए गौड़ वंश का था, ये देखिए कामरूप है। तो इस प्रकार से इस पूरे क्षेत्र में गुप्तोत्तर काल में विभिन्न राजवंशों ने शासन किया। इन राजवंशों को देखिए हम लोग एक एक करके आज की क्लास में देखेंगे कि किस प्रकार से इन लोगों ने अपने देश में शासन किया और अपने शासन से भारत को किस प्रकार से प्रभावित किया। तो देखिए गुप्तोत्तर काल का देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 6ठी शताब्दी के मध्य तक गुप्त साम्राज्य पूर्णतः विभक्त हो गया था और उत्तर भारत फिर अनेक राज्यों में बट गया। यानी गुप्तों के पतन होने के बाद अपने देश में उत्तर भारत की राजनीति में बहुत व्यापक तौर पे बदलाव आया और जिसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर भारतीय जो राजनीति थी या राज्य क्षेत्र था वो कई छोटे छोटे भागों में बट गया और इन छोटे छोटे भागों पर विभिन्न शक्तियों ने शासन किया और ये क्षेत्रीय शक्तियां मुख्यतः इस प्रकार थी, जैसे वल्लभी का मैत्रक वंश, मालवा का औलिकर वंश, कन्नौज का मौखरी वंश, मगध का उत्तर गुप्त वंश, बंगाल का गौड़ वंश, हूण आए थे, फिर उसके बाद थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। इन लोगों ने भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना की और अपनी अलग अलग राजधानियां बनाई। देखिए जैसे वल्लभी का जो मैत्रक वंश था उन्होंने अपनी राजधानी वल्लभी को बनाई, इसका संस्थापक भट्टारक था। उसी प्रकार देखिए जो मालवा का औलिकर वंश था इसकी राजधानी मंदसौर थी, इसका संस्थापक यशोधर्मन था। कन्नौज के जो मौखरी वंश के लोग थे उनकी राजधानी कन्नौज थी, उसका संस्थापक हरिवर्मा था। उसी प्रकार से मगध का उत्तर गुप्त वंश, इसकी राजधानी मगध थी, इसका जो संस्थापक था कृष्णगुप्त था। उसी प्रकार देखिए बंगाल के गौड़ राज्य को देखिए सशंक था, इसकी राजधानी कर्णसुवर थी। थानेश्वर का देखिए पुष्यभूति वंश, इसकी राजधानी थानेश्वर पहले थी, बाद में इन्होंने कन्नौज को बनाया, इसका संस्थापक देखिए पुष्यभूति और नरवर्धन को माना जाता है। अब हम लोग एक एक करके इनके बारे में देखते हैं और किस प्रकार से इन लोगों ने अपने देश में शासन किया। देखिए वल्लभी का मैत्रक वंश, इसका शासन देखिए 475 से 770 ईस्वी के मध्य माना जाता है। गुप्त सम्राट देखिए स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद सौराष्ट्र प्रांत गुप्तों की
अधीनता से स्वतंत्र हो गए। जब गुप्तों का शासन था तो सौराष्ट्र प्रांत पर गुप्तों ने शासन किया, लेकिन जैसे ही स्कंदगुप्त की मृत्यु होती है तो सौराष्ट्र प्रांत जो है गुप्तों के शासन से स्वतंत्र हो जाता है। और फिर वहां पर परवर्ती गुप्त शासक बुद्धगुप्त के शासन काल में प्रमुख मैत्रक सरदार भट्टार्क ने 475 ईस्वी के आसपास सौराष्ट्र में मैत्रक वंश की स्थापना की तथा वल्लभी को अपनी राजधानी बनाया। इसका देखिए अगला जो शासक था द्रोण सिंह था, वह इसका पहला शासक था जिसने महाराज की उपाधि धारण की। इसके बाद देखिए मैत्रकों में ध्रुवसेन प्रथम, ध्रुवसेन द्वितीय नामक दो शक्तिशाली शासक हुए। मैत्रकों में देखिए जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो ध्रुवसेन द्वितीय था। ध्रुवसेन द्वितीय जो था उसको कहा जाता है कि हर्ष का दामाद था, यानी हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ किया था। इसने देखिए महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसने हर्ष के प्रयाग सम्मेलन में भी हिस्सा लिया था। इसी के समय देखिए चीनी यात्री ह्वेनसांग जो आया था वो वल्लभी गया था और वहां पर उसने बौद्ध धर्म एवं शैक्षणिक केंद्र के रूप में वल्लभी की प्रशंसा की थी। यानी जब ह्वेनसांग इसके शासन काल में वल्लभी जाता है तो बौद्ध धर्म के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उसकी प्रशंसा करता है। उसके बाद देखिए ध्रुवसेन चतुर्थ के दरबार में महाकवि भट्टी रहा करते थे, यानी एक महान कवि भट्टी थे जो ध्रुवसेन चतुर्थ के दरबार में निवास करते थे। फिर देखिए मैत्रकों के शासन काल में वल्लभी की वही महत्ता थी जो गुप्तों के शासन काल में नालंदा की थी। यानी गुप्तों के शासन में जिस प्रकार नालंदा बौद्ध धर्म के लिए बहुत प्रसिद्ध था, उसी प्रकार से मैत्रकों के शासन में वल्लभी प्रसिद्ध था। ह्वेनसांग के अनुसार देखिए मैत्रक शासक जो बौद्ध मतानुयायी थे, लेकिन कुछ अन्य इतिहासकारों के अनुसार उनको शैव कहा गया है क्योंकि उन्होंने स्वयं को परम महेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था। यानी उन्होंने जो उपाधियां धारण की थी वो परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी, जिसकी वजह से इनको शैव भी माना जाता है। लेकिन ह्वेनसांग कहता था कि ये लोग बौद्ध मतानुयायी थे। मैत्रकों ने देखिए बड़ौदा, सूरत, पश्चिमी मालवा तक अपने राज्य का विस्तार किया था। यानी गुजरात और वर्तमान मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में इनका शासन था। इस वंश का देखिए जो अंतिम शासक था वह शिलादित्य सप्तम था। उसकी हत्या करके 767 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों ने इस वंश को समाप्त कर दिया। यानी इस वंश का जो अंतिम शासक था उसकी हत्या अरब आक्रमणकारियों के द्वारा कर दी गई और जिसकी वजह से फिर इस वंश का अंत हो गया। अब देखिए जो अगला वंश है वो है मालवा का कौलिकर वंश। इसका देखिए शासनकाल 528 से 543 ईस्वी के मध्य माना जाता है। देखिए गुप्तों की शक्ति को हुड़ों के समान गहरा आघात पहुंचाने वाला मालवा का औलिकर वंशी सम्राट यशोधर्मन था। यानी जिस प्रकार से गुप्तों को हुड़ों ने नुकसान पहुंचाया था उसी प्रकार इस वंश के शासकों ने भी गुप्तों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया और इनके शासकों में यशोधर्मन प्रमुख शासक था जिसने गुप्तों को बहुत ज्यादा परेशान किया और उनका नुकसान किया। इसने देखिए गुप्तों, वाकाटकों एवं हुड़ों को पराजित करके अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने केवल गुप्तों को ही नहीं पराजित किया, उसके साथ साथ इन्होंने वाकाटकों को भी पराजित किया और हुड़ों को भी, जिससे इनका साम्राज्य बहुत विस्तृत हो गया। देखिए इसका जो साम्राज्य कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि पूर्व में लाहुत यानी ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर पश्चिम में समुद्र तक फैला हुआ था। उसके साथ साथ उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में रेवा नदी यानी नर्मदा नदी तथा महेंद्र पर्वत उड़ीसा तक विस्तृत था। यानी इसका बहुत विस्तृत क्षेत्र में शासन हो रहा था। इसके आधार पर देखिए कहा जाता है कि यह एक शक्तिशाली शासक था, लेकिन इसका उत्थान एवं पतन बहुत कम समय में हो गया। यानी इसने बहुत कम समय में इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण किया, लेकिन उस बड़े साम्राज्य को यह ज्यादा समय तक नहीं चला पाया और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके देखिए मंदसौर से 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं और इसके मंदसौर से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें एक प्रशस्ति की रचना की गई है और उस प्रशस्ति का जो रचनाकार है वो आसुल नामक एक व्यक्ति को माना जाता है। मंदसौर प्रशस्ति में इसे देखिए जनेंद्र या जननायक के रूप में संबोधित किया गया है।
इसने समस्त उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उपलक्ष्य में देखिए 532 विजय स्तंभों की स्थापना करवाई थी। इसका उल्लेख मंदसौर प्रशस्ति में किया गया है। इसने देखिए इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है, मंदसौर प्रशस्ति में लिखा गया है कि इसने हूर शासक मिहिर कुल को पराजित किया था तथा अपनी राजधानी मंदसौर को बनाया था। यानी हूर शासक मिहिर कुल था, उसको भी इसने पराजित किया और अपनी राजधानी मंदसौर को बनाया। मंदसौर प्रशस्ति में ही देखिए यशोधर्मन का चित्रण उत्तर भारत के चक्रवर्ती शासक के रूप में किया गया है। इसने देखिए उत्तर तथा पूर्व के राजाओं को हराकर राजाधिराज परमेश्वर की उपाधि ग्रहण की थी। एक अन्य लेख में इसका नाम देखिए विष्णुवर्धन भी प्राप्त हुआ है। इस लेख में देखिए लिखा गया है कि कश्मीर के शासक मिहिर कुल ने शिव के अतिरिक्त अन्य किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था, परंतु उससे यशोधर्मन ने अपनी चरण वंदना कराई। यानी इस लेख में कहा गया है कि मिहिर कुल नामक जो हूर शासक था, उसने यानी शिव, भगवान शिव के अलावा और किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया था, लेकिन यशोधर्मन ने उसको पराजित किया और अपने सामने सिर झुकाने के लिए मजबूर किया। देखिए इस लेख में यशोधर्मन मिहिर कुल को सर्वप्रथम हराने का दावा करता है, लेकिन अनेक इतिहासकारों के अनुसार यह पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी मिहिर कुल को नरसिंह बालादित्य ने हराया पहले था। तो इसलिए कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इसने मिहिर कुल को पहली बार हराया, लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि मिहिर कुल को इससे पहले भी एक शासक ने हराया था, जिसका नाम था नरसिंह बालादित्य। अब देखिए आते हैं कन्नौज का मौखरी वंश। इसमें देखिए जो मौखरी शासक थे, प्रारंभ में देखिए ये लोग जो मगध के क्षेत्रीय हिस्से में थे, लेकिन बाद में फिर ये लोग कन्नौज स्थानांतरित हो गए। देखिए मूलतः गया के निवासी मौखरियों ने मगध या पाटलिपुत्र के स्थान पर अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कन्नौज को बनाया। यानी प्रारंभ में ये लोग मगध के समीपवर्ती क्षेत्रों में रहते थे, पाटलिपुत्र वाले क्षेत्र में रहते थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधि का केंद्र कन्नौज को बनाया और फिर वहीं पर इन लोगों ने अपने सारे राजनीतिक क्रियाकलाप किए। देखिए इस प्रकार अब पाटलिपुत्र अपना राजनीतिक महत्व खो चुका था तथा इसकी जगह अब कन्नौज ने ले ली थी, जहां पर कालांतर में प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के मध्य कन्नौज को लेकर देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच हुआ था। तो आगे देखिए पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी मौखरी शब्द का उल्लेख किया गया है। गया के समीप बराबर समूह के लोमस ऋषि की गुफा से मौखरियों के 3 आरंभिक शासकों यानी यज्ञवर्मा, शार्दुल वर्मा और अनंत वर्मा का उल्लेख मिला है। यानी गया के पास बराबर की गुफाएं हैं, वहां पर लोमस ऋषि की गुफा से एक लेख मिला है जिसमें मौखरियों के 3 आरंभिक शासकों का उल्लेख मिलता है। ये देखिए जो शासक थे, ये सभी आरंभिक शासक गया के निकटवर्ती क्षेत्र में गुप्तों के अधीनस्थ शासक, यानी ये लोग उस समय गया के आसपास के क्षेत्रों में गुप्तों के अधीन रहते हुए शासन चलाते थे, तो जिसके वजह से इनका वर्णन वहां पर मिला है। इनके अभिलेख देखिए नागार्जुन एवं बराबर पहाड़ियों, जौनपुर, हरहा यानी बाराबंकी से प्राप्त हुए हैं। इनकी मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं जो भिटौरा, अयोध्या एवं अहिछत्र से मिली है। देखिए कन्नौज के जो मौखरी वंश के शासक थे, उनकी जानकारी का प्रमुख स्रोत देखिए हरहा अभिलेख एवं असीरगढ़ का मुद्रा लेख है। यानी इन्हीं स्रोतों से मौखरियों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है कि इन्होंने किस प्रकार से कन्नौज पर अपने शासन को चलाया। देखिए हरहा लेख में इस वंश के 4 राजाओं का उल्लेख हुआ है जो निम्नलिखित है। देखिए हरहा जो अभिलेख है इसमें इसके बाद के 4 राजाओं का वर्णन है, जिसमें देखिए हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा और ईशान वर्मा का उल्लेख किया गया है। हरहा लेख में देखिए हरिवर्मा को ज्वालामुख के रूप में बताया गया है, आदित्य वर्मा को वर्णाश्रम व्यवस्था की स्थापना करने वाला बताया गया है, ईश्वर वर्मा को क्षितिपाल कहा गया है,
बाकी फिर देखिए अन्य इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि मौखरी जो थे वो शिव के उपासक थे, यानी वे लोग शैव थे। कन्नौज की प्रधान शाखा का संस्थापक देखिए हरिवर्मा को माना जाता है। कन्नौज की प्रधान शाखा का पहला शक्तिशाली शासक ईशान वर्मा था, जिसने अपने नाम से सिक्के चलवाए तथा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। यानी कन्नौज की जो शाखा थी उसका सबसे शक्तिशाली शासक ईशान वर्मा था और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और अपने नाम से सिक्के चलवाए थे। इसने देखिए आंध्रों को हराया था, सोलिकों को हराया था तथा गौड़ों को भी पराजित किया था। ईशान वर्मा के देखिए व्यक्तित्व एवं कृतित्व की जानकारी रवि शांति द्वारा रचित हरहा प्रशस्ति से मिलती है। यानी ईशान वर्मा का व्यक्तित्व कैसा था, उसकी क्या क्या उपलब्धियां थी, इन सारी चीजों की जानकारी हमें रवि शांति द्वारा लिखे गए हरहा प्रशस्ति से मिलती है। इसमें कहा जाता है कि ईशान वर्मा ने वैदिक धर्म का बहुत पोषण किया तथा उसने समाज में वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा भी स्थापित की थी। उसने देखिए भगवान शूलपाणी यानी शिव के क्षमेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था। इसका उल्लेख रवि शांति द्वारा हरहा प्रशस्ति में किया गया है। ईशान वर्मा के बाद देखिए इस वंश के कुछ और भी शासक हुए, जिसमें देखिए सर्व वर्मा, अवंती वर्मा एवं ग्रह वर्मा क्रमशः थे। इस वंश का देखिए सबसे अंतिम जो शासक था वह सुब्रया शुच था। ईशान वर्मा का पुत्र सर्व वर्मा था और उसने उत्तर गुप्त शासकों को पराजित कर मगध पर अधिकार कर लिया था। यानी इसके पुत्र सर्व वर्मा ने उत्तर गुप्त शासकों को पराजित करके मगध पर अधिकार करके अपना शासन वहां तक पहुंचाया था। असीरगढ़ बरार ताम्र मुद्रा लौक से सर्व वर्मा का वर्णन मिलता है और कहा जाता है कि यह जो अभिलेख है इसी के द्वारा लिखाया गया और यह एक मुद्रा पर यानी तांबे की मुद्रा पर लिखा गया है। इस वंश का देखिए जो अंतिम महान शासक था वो अवंती वर्मा था, जिसके समय में ही प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह ग्रह वर्मा के साथ किया था। यानी इस वंश का यह अंतिम शासक था। इसी के समय देखिए वर्धन वंश के जो शासक प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह ग्रह वर्मा के साथ करवाया था। वर्धन एवं मौखरियों के साथ देखिए बढ़ती मैत्री ने गौड़ शासक शशांक तथा उत्तर गुप्त शासकों को संगठित होने का मौका दिया। जब उन लोगों ने देखा कि ये मौखरी और मैत्रक आप जो वर्धन शासक हैं एक दूसरे के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहे हैं, मित्रता कर रहे हैं, तो उसका फायदा गौड़ शासक शशांक और उत्तर गुप्त शासकों ने उठाया और उन दोनों लोगों ने अपने आप को एक करके इनको पराजित करने की योजना बनाई। देखिए प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद देवगुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और ग्रह वर्मा की हत्या कर दी। उसके बाद फिर राजश्री को कन्नौज के बंदी गृह में बंद कर दिया गया। बाद में फिर देखिए प्रभाकर वर्धन के पुत्र राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र शशांक ने धोखे से राजवर्धन को मार डाला। देखिए ये इनका जो आपस में ये विवाद था एक दूसरे के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ। इसमें इन लोगों ने अपने आप को इस प्रकार से उलझाया कि एक दूसरे की मृत्यु भी कर दी गई। देखिए राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में मदद देने के लिए हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित कर दी। जब राजश्री अकेली हो गई तो उसके भाई हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित कर दी। बाद में देखिए उसने वर्धन एवं मौखरी राज्य को एक करके शासन करना प्रारंभ कर दिया। यानी जब लास्ट में हर्षवर्धन को ही यहाँ शासन चलाना पड़ा, जिसके वजह से इसने अपनी राजधानी को वो अपने थानेश्वर से यहाँ स्थानांतरित कर दिया। अब देखिए आते हैं बंगाल का गौड़ राज्य, यानी इसका शासन देखिए 600 से 637 ईस्वी माना जाता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार देखिए इनका शासनकाल 590 से 625 ईस्वी के मध्य भी माना जाता है। कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि गौड़ वंश या गौड़ साम्राज्य की स्थापना शशांक नामक राजा ने की थी। शशांक को देखिए हर्ष का समकालीन माना जाता है और इसके रोहतासगढ़ के अभिलेख में इसकी उपाधि महासामंत के रूप में लिखी गई है। शशांक देखिए तत्कालीन मौखरी शासक का सामंत था, लेकिन बाद में सामंत से सम्राट की स्थिति में पहुंच गया।
कहा जाता है कि शुरू शुरू में यह मौखरी शासकों का सामंत था, बाद में यह धीरे धीरे सम्राट बन गया। इसको देखिए कहा जाता है कि बंगाली कैलेंडर का श्रेय निर्माण का इसको ही दिया जाता है, यानी बंगाली कैलेंडर जो वर्तमान में है उसको बनाने वाला व्यक्ति जो है शशांक को ही माना जाता है। इसने देखिए गौड़ एवं मगध पर अधिकार करके कर्ण सुवर्ण को अपनी राजधानी बनाई, जो आज के मुर्शिदाबाद शहर के पास स्थित है। यानी जो बंगाल का वर्तमान मुर्शिदाबाद जिला है उसी के पास इसने कर्ण सुवर्ण नामक स्थान पर अपनी राजधानी बनाई थी। इसकी प्रतिद्वंदिता देखिए मौखरियों और वर्धन दोनों से थी, जिसके लिए उसने उत्तर गुप्त शासक देवगुप्त से मित्रता स्थापित की थी। यानी मौखरियों और वर्धनों को हराने के लिए, उनको पराजित करने के लिए इसने उत्तर गुप्त शासक देवगुप्त के साथ मित्रता स्थापित की थी। राज्यवर्धन द्वारा देखिए जब देवगुप्त की हत्या कर दी गई तो शशांक के लिए यह खुली चुनौती थी और अंततः उसने धोखे से राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। बाद में हर्षवर्धन के द्वारा इनको पराजित कर अपने राज्य में रहने के लिए बाध्य कर दिया। 619 से 20 ईस्वी के मध्य शशांक की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद हर्ष ने उसके संपूर्ण राज्य का अधिग्रहण कर लिया। यानी अब हर्ष का राज्य जो है गौड़ साम्राज्य के क्षेत्रों तक भी पहुंच गया। नरेंद्र गुप्त के नाम से विख्यात शशांक शैव धर्मानुयायी था। यानी कुछ लोगों का कहना है, इतिहासकारों का कहना है, साक्ष्यों में कहा गया है कि शशांक जो है शैव धर्मानुयायी था। उस देखिए ह्वेनसांग ने उसे बौद्धों के संहारक के रूप में वर्णित किया है और उसने कहा है कि उसने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा में फेंकवा दिया था तथा एक मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा को विस्थापित करके वहां शिव की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। कहा जाता है कि वह शैव धर्मानुयायी था, बौद्धों का विरोधी था, इसलिए बोधि वृक्ष को कटवा के गंगा नदी में फेंकवा दिया था और एक मंदिर से बौद्ध मूर्ति को हटाकर वहां पर शिव की मूर्ति को स्थापित करवाया था। अब देखिए आते हैं मगध का उत्तर गुप्त वंश। इनका शासनकाल देखिए 480 से 730 ईस्वी के मध्य माना जाता है। देखिए साम्राज्यवादी गुप्तों के भग्नावशेष पर उदित उत्तर भारतीय राज्यों में उत्तर गुप्त शासकों ने शासन किया था। इनका शासन देखिए मगध एवं मालवा में था। उत्तरकालीन गुप्तों की देखिए वंशावली को दो अभिलेखों में देखने को मिलता है। पहला अभिलेख देखिए है अपसर अभिलेख। यह देखिए बिहार के गया जिले में प्राप्त हुआ है। यह लेख आदित्य सेन नामक शासक के समय का है। इस लेख में देखिए जीवित गुप्त प्रथम को क्षितिज चूड़ामणि के नाम से संबोधित किया गया है। उसके बाद देखिए जो दूसरा अभिलेख है वो देवबरनार का अभिलेख है। यह भी बिहार के शाहाबाद जिले यानी वर्तमान आरा जिले में प्राप्त हुआ है। यह लेख देखिए जीवित गुप्त द्वितीय नामक शासक का है। मगध के जो उत्तर गुप्त वंश का संस्थापक देखिए कृष्णगुप्त को माना जाता है। हर्षगुप्त ने हुरों को पराजित करने में परवर्ती गुप्त शासक भानुगुप्त की सहायता की थी। कुमार गुप्त इस वंश का शक्तिशाली शासक था, जिसने इस वंश को सामंत स्थिति से मुक्त कराया तथा इसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। इसने देखिए परमार्थ नामक विद्वान व्यक्ति को चीन भेजा था। आगे देखिए कुमार गुप्त ने मौखरी शासक ईशान वर्मा को पराजित करके मगध पर अधिकार कर लिया था। अफसल के लेख के अनुसार देखिए कहा जाता है कि कुमार गुप्त ने उपले की आग में अपना जीवन प्रयाग में त्याग दिया था। कहा जाता है कि वह लज्जित हुआ था और लज्जित होने की वजह से उसने अपने आप को उपले की आग में जलाकर मार डाला था। उसके बाद देखिए जो उत्तर गुप्त शासक दामोदर गुप्त था, इसके काल में देखिए मौखरियों ने पुनः मगध पर अधिकार कर लिया तथा दामोदर गुप्त रणस्थल में ही मारा गया। उत्तर गुप्त शासक मालवा के आसपास तक सीमित रह गए। यानी दामोदर गुप्त के काल में उत्तर गुप्त वंशी शासकों का जो है क्षेत्र है कम हो गया, वो एक कम क्षेत्र में सिकुड़कर रह गए। अगला शासक देखिए इनका उत्तराधिकारी महासेन गुप्त था। उसने मगध का परित्याग कर मालवा में अपनी राजधानी स्थापित की। इसके बाद देखिए इसका अगला शासक देवगुप्त था। इसने मालवा में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया तथा हर्ष का प्रतिद्वंदी बना और बंगाल के गौड़ नरेश शशांक के साथ मित्रता की।
हर्ष के मधुबन तथा बांसखेड़ा अभिलेख में भी देवगुप्त का नाम मिलता है। देवगुप्त के भय के कारण देखिए कहा जाता है कि उसके दो छोटे भाई माधव गुप्त एवं कुमार गुप्त हर्ष के थानेश्वर की राजसभा में चले गए। बाद में हर्ष ने इन लोगों को मगध का शासक भी बनवाया था। हर्ष के बाद देखिए गुप्तों की मगध शाखा ने उत्तर भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना आधिपत्य कायम किया। यानी हर्ष की जब मृत्यु हो जाती है तब उत्तर गुप्त शासकों ने अपनी मगध शाखा को बहुत बड़ा किया और उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों पर शासन स्थापित किया। जब तक हर्ष जीवित था तब तक इनका जो क्षेत्र था वो सीमित था, बहुत संकुचित था। देखिए इस वंश का सबसे प्रतापिक शासक आदित्य सेन को माना जाता है। कहा जाता है कि आदित्य सेन ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसने अपने देखिए राज्य का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य और उत्तरी बंगाल तथा बंगाल की खाड़ी तक फैलाया था। इसने देखिए वैदिक धर्म को प्रश्रय दिया था तथा शाहपुर शिलालेख से ज्ञात होता है कि इसने 3 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। इसी के समय में देखिए चीनी राजदूत वांग वेन से 2 बार आया था 655 से 675 ईस्वी के बीच। उसके बाद देखिए कोरिया के बौद्ध यात्री हुई लून के अनुसार इसने बोध गया में एक बौद्ध मंदिर भी बनवाया था। यानी कुछ विदेशी लोग आए थे और उनमें से जो कोरिया का यात्री था उसने कहा कि इसने बोध गया में बौद्ध मंदिर भी बनवाया था। भलकी वो शैव था फिर भी उसने बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। हर्षोत्तर काल में देखिए आदित्य सेन उत्तरी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यानी हर्ष के मृत्यु के बाद उत्तरी भारत में यदि कोई सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था तो वह आदित्य सेन ही था। जीवित गुप्त द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था। यानी इस वंश का सबसे अंतिम शासक जो था जीवित गुप्त द्वितीय था। अब हम लोग आते हैं हूणों के बारे में। यानी हूण जो थे ये देखिए मध्य एशिया से अपने देश में आए थे और ये एक तरह से खाना बदोश और बर्बर जाति के लोग थे। इनको देखिए कहा जाता है कि इन्होंने यूची जाति को परास्त कर अपना मूल निवास स्थान छोड़ने के लिए बाध्य किया था। हूणों की देखिए 2 शाखाएं मानी जाती हैं और एक शाखा देखिए पश्चिमी शाखा थी, दूसरी शाखा पूर्वी शाखा थी। पूर्वी शाखा को देखिए एफ्थलाइट या श्वेत हूण भी कहा जाता है। यही श्वेत हूण जो थे अपने देश में आए थे। इनकी देखिए जो पश्चिमी शाखा थी वो रोम चली गई थी। यानी जो पूर्वी शाखा थी, पूर्वी शाखा के जो हूण लोग थे उनको श्वेत हूण कहा जाता था, वही लोग भारत में आए थे। हूणों का देखिए जो पहला भारतीय आक्रमण हुआ था वो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था और जो पहला आक्रमणकारी हूण था उसका नाम देखिए खुशनवाज था, जिसको स्कंदगुप्त ने पराजित कर दिया था। और इसका उल्लेख देखिए जूनागढ़ लेख में किया गया है। जूनागढ़ लेख में देखिए हूणों को म्लेच्छ कहा गया है, जिससे इनको कहा जाता है कि एक तरह से निम्न जाति के लोग थे, निम्न वर्ग के लोग थे। हूणों में देखिए जो तोरमार नामक शासक था वह भी एक महत्वपूर्ण हूण शासक था और यह भारत पे आक्रमण करने वाला दूसरा हूण शासक था। इसकी देखिए कई उपाधियां हैं जिसमें इसको पाहिजुब्ल जऊब्ल रेख जो है रिस्थल अभिलेख जो मध्य प्रदेश में स्थित है उसमें इसको हूणाधिप भी कहा गया। यानी इसकी उपाधि पाहिजुब्ल जऊब्ल तथा हूणाधिप है। इसकी राजधानी देखिए जैन ग्रंथ कुवलय माला में कहा जाता है कि इसकी राजधानी चंद्रभागा यानी चिनाब नदी के तट पर स्थित पवैया नामक स्थान पर बताई जाती है। इससे संबंधित जो विशेष बात वह थी कि इसको ही हूणों की सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हालांकि खुशनवाज ने पहले भारत पर आक्रमण किया था लेकिन वह आक्रमण उसका सफल नहीं हुआ। इसलिए देखिए तोरमार को भारत में दूसरा हूण आक्रमणकारी माना जाता है। तोरमार के देखिए शासन काल में रोट सिद्ध वृद्धि नामक व्यक्ति ने बौद्ध विहार बनवाया था। कुवलय माला देखिए नामक ग्रंथ के अनुसार तोरमार ने देखिए जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। कुछ लोगों का कहना था कि इसने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था जिसकी वजह से इसने जैन धर्म को बहुत
प्रश्रय दिया, उसका सम्मान किया। तोरमाड़ की देखिए मुद्राओं पर सूर्य का अंकन भी प्राप्त हुआ है। कौशाम्बी से इसकी देखिए 2 मुद्राएं मिली हैं। अभिलेखी साक्ष्यों के आधार पर देखिए निष्कर्ष निकाला जाता है कि तोरमाड़ ने पवैया, साकल, पंजाब, एरण, मालवा, उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी तक शासन स्थापित करने का प्रयास किया और वहां पे भी जो क्षेत्रीय राजवंश थे उनको हराया, पराजित किया। हाल में ही देखिए तोरमाड़ का 3 ताम्रपत्र गुजरात के संजेली नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इस लेख से पता चलता है कि इसने 19 वर्षों तक गुजरात पर अधिकार बनाए रखा था। इसका जो वर्तमान में 3 ताम्रपत्र मिला है उससे पता चलता है कि इसने गुजरात के क्षेत्रों पर 19 वर्ष तक शासन किया था। ग्वालियर से एक लेख प्राप्त हुआ है हुड़ों का। इसमें बताया जाता है कि इसने सत्य एवं न्यायपूर्वक शासन किया था। इसमें कहा जाता है कि यह एक सत्यवादी और न्यायप्रिय शासक था। हुड़ों का देखिए अगला जो शासक था वो मिहिर कुल था और इसका शासन काल 515 से 547 ईस्वी के मध्य माना जाता है। विद्वानों के अनुसार यह तोरमाड़ का पुत्र था और आर्य मंजूश्री मूल कल्प के अनुसार मृत्यु से पूर्व ही तोरमाड़ ने मिहिर कुल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। यानी जब तोरमाड़ जीवित था तभी इसने इसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। इसके द्वारा देखिए लिखवाया गया ग्वालियर अभिलेख है जिसे इसने अपने शासन काल के 15वें वर्ष में लिखवाया था। इसको देखिए कल्हड़ के द्वारा विनाश का देवता कहा गया है। वहीं जैन लेखकों ने इसे दुष्टों में प्रथम बनाया, यानी इसकी बहुत ज्यादा आलोचना की गई है और इसको कुप्रवृत्ति का व्यक्ति बताया गया है। जबकि इसके पिता तोरमाड़ को कहा जाता है कि वह न्यायप्रिय और सत्यवादी व्यक्ति था। राजतरंगिणी में भी देखिए मिहिर कुल की क्रूरताओं का वर्णन किया गया है। कल्हड़ उसके गांधार, कश्मीर के साथ दक्षिण भारत एवं श्रीलंका पर भी विजय का उल्लेख करते हैं। यानी इसकी बहुत ज्यादा आलोचना की गई है और कहा गया है कि यह एक क्रूर शासक था। देखिए मिहिर कुल को बौद्धों का भी घोर शत्रु बताया गया है। कहा जाता है कि इसने 1600 स्तूप एवं संघाराम गांधार में तोड़वा दिया था। यानी यह बौद्धों से घृणा करता था। कहा जाता है कि मिहिर कुल ने आदेश जारी किया था कि 5 द्वीप समूहों में सभी बौद्ध भिक्षुओं को समाप्त कर दिया जाए, बुद्ध के नियम समाप्त कर दिए जाएं और कुछ भी शेष न छोड़ा जाए। यानी कहा जाता है कि इसने आदेश जारी किया था कि 5 महाद्वीपों में यदि कहीं भी बौद्ध भिक्षु हो तो उनको समाप्त कर दिया जाए, महात्मा बुद्ध के नियमों को समाप्त कर दिया जाए और महात्मा बुद्ध से संबंधित यदि कहीं संघाराम बने हैं, कोई मठ बना है तो उसको नष्ट कर दिया जाए। यानी बौद्धों से संबंधित किसी भी साक्ष्य को नहीं छोड़ा जाए। इसके अलावा देखिए इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है कि यह हाथियों को भी बहुत घृणा करता था। यानी हाथियों का यह शत्रु था। इन पर पहाड़ों की चोटियों को गिराकर उनकी चिघाड़ को सुनकर वह बड़ा आनंदित होता था। यानी जो हाथियां होती थी वो उनसे घृणा करता था, उनके ऊपर पहाड़ों की चोटियां गिरवा देता था, जिसकी वजह से वो जब चिल्लाते थे, चिल्ला के मरते थे तो वो उसको बहुत अच्छा लगता था। इसके देखिए सिक्कों पर नंदी एवं त्रिशूल का अंकन किया गया है तथा इस पर जयति वृषभ लिखा हुआ है, जिसके आधार पर कहा जाता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। इसके ग्वालियर लेख से देखिए विदित होता है कि इसने सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया था। इसके शासनकाल में देखिए बताया जाता है कि 3 विदेशी सुंगयुंग, कॉसमॉस एवं ह्वेनसांग आए थे और उन लोगों ने इसके बारे में विवरण दिया है। सुंगयुंग देखिए चीनी राजदूत था जो 520 ईस्वी में आया था। इसने देखिए मिहिर कुल को येठा के नाम से पुकारा है और उसकी राजधानी गांधार बताया है। सुंगयुंग के अनुसार देखिए कहा जाता है कि वह कहता है कि जब मैं गांधार आया था तब मिहिर कुल कश्मीर के साथ युद्धरत। यानी सुंगयुंग कह रहा है कि जब मैं गांधार आया था उस समय मिहिर कुल कश्मीर के शासकों के साथ युद्ध लड़ रहा था। उसके बाद देखिए जो दूसरा यात्री कॉसमॉस इंडिकोप्लिस्ट था वह एक यूनानी पादरी था। यह 530 ईस्वी में आया था। इसने अपनी पुस्तक देखिए क्रिश्चियन टोपोग्राफी में मिहिर कुल का वर्णन गोल्लास नाम से किया है। उसके बाद देखिए हर्ष
वर्धन के काल में आने वाला ह्वेनसांग जो था वो भी इसको कई नामों से बुलाता है और वह इसको पंच भारत का स्वामी बताता है तथा इसकी राजधानी साकल बताता है। मिहिर कुल को कहा जाता है कि केवल 2 शासकों से हारा था। सर्वप्रथम वह गुप्त शासक नरसिंह बालादित्य से हारा था और जिसके बाद दूसरा बार जो है वह देखिए यशोधर्मन के हाथों से हारा था। नरसिंह बालादित्य ने कहा जाता है कि अपनी मां के कहने पर उसे जिंदा छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वह वहां से भागकर कश्मीर चला गया और कश्मीर के शासक की हत्या कर वहां का शासक बन गया। उसके बाद देखिए यशोधर्मन ने उसे हराया जो कि उसकी अंतिम पराजय थी, यानी यह अपने शासनकाल में 2 बार ही पराजित हुआ था। मिहिर कुल देखिए कश्मीर में सिर्फ 1 वर्ष शासन कर पाया था और कल्हड़ के अनुसार कहा जाता है कि इसने श्रीनगर में शैव मंदिर बनवाया था। मिहिर कुल की मृत्यु देखिए 547 ईस्वी में हुई। हुणों का देखिए विनाश किस प्रकार से हुआ। अप्सर अभिलेख में देखिए बताया जाता है कि मौखरी नरेश ईशान वर्मा ने हुणों को हराया था और अभिलेख में इसकी सेना को हुण विजेता कहा गया है। औलिकर वंशी प्रकाश वर्धन ने देखिए रिस्थल लेख में बताया है, औलिकर वंशी यशोधर्मन ने मंदसौर लेख में तथा मौखरी वंशी ईशान वर्मा ने हरहा लेख में हुणों को पराजित करने का वर्णन किया है। यानी अनेक उल्लेखों में बताया गया है कि इन शासकों ने किस प्रकार से क्रमवाइज हुणों को अपने देश से यहां से जाने के लिए विवश कर दिया और उनका पतन कर दिया। हर्षचरित में देखिए प्रभाकर वर्धन को हुण हरिण केसरी के नाम से बताया गया है। इसने देखिए अपने पुत्र राजवर्धन को हुणों से लड़ने हेतु भेजा था। पाल शासक देवपाल को देखिए बादल अभिलेख में हुणों के दर्प को चूर्ण करने वाला बताया गया है। उसी प्रकार देखिए जो परमार नरेश सियक द्वितीय के बारे में भी बताया गया है कि इसने हुण राजकुमारों को मारकर उनके रनिवासों को वैधव्य गृह में बदल दिया था। इतना कुछ होने के बाद देखिए हुणों का अपने देश में प्रभाव भी था और वह प्रभाव देखिए क्या था कि हुणों से निरंतर संबंध होने के कारण मालवा क्षेत्र जो है हुण मंडल के नाम से जाने लगा। हुणों के आक्रमण की वजह से ही देखिए पंजाब की गढ़ जातियों का अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो गया। इतिहासकार देखिए टाड का कहना है कि राजपूतों की उत्पत्ति हुणों से ही हुई है। धीरे धीरे हुण जो है देखिए भारतीय समाज में घुल मिल गए थे। उसी प्रकार देखिए वे स्मिथ नामक इतिहासकार के अनुसार राजपूतों के 36 कुलों में एक कुल जो है हुण भी थे। उसी प्रकार देखिए कलचूरी नरेश कर्ण ने हुण वंशी कन्या आवल देवी से विवाह किया था। हुणों ने अपने राजकीय कार्यों के लिए देखिए संस्कृत को अपनी राजभाषा बनाया था तथा इनकी मुद्राओं एवं अभिलेखों पर इसी भाषा में लेख लिखा। ये भले ही विदेशी थे लेकिन इन्होंने अपने लेखों में संस्कृत भाषा का उपयोग किया है और अपनी मुद्राओं पे जो लेख लिखवाए हैं उसमें भी संस्कृत भाषा का उपयोग किया। अब देखिए अगला हम लोग आते हैं पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, यानी इसका शासनकाल देखिए 590 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी के मध्य माना जाता है। वर्धन वंश के इतिहास को जानने का देखिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है उस समय की साहित्यिक रचनाएं हैं और इन साहित्यिक रचनाओं में देखिए जो सबसे पहला स्थान है वाण भट्ट द्वारा रचित ग्रंथों का है, जिसमें हर्षचरित, कादंबरी और चंडी शतक प्रमुख हैं। हर्षचरित देखिए वर्धन इतिहास का प्रमुख साहित्यिक स्रोत माना जाता है और ऐतिहासिक विषयों पर सर्वप्रथम गद्य काव्य लिखने का प्रयास हर्षचरित में ही किया गया। यानी ऐतिहासिक विषयों पर यदि कोई गद्य काव्य सबसे पहले लिखा गया तो वह हर्षचरित ही है। उसके अलावा देखिए कादंबरी से हर्ष के काल की सामाजिक तथा धार्मिक जीवन का वर्णन प्राप्त होता है। हर्ष ने स्वयं देखिए 3 नाटकों की रचना की थी, जिसमें देखिए प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद प्रमुख हैं, जिससे उस समय के देखिए तत्कालीन समाज और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए इसके काल में विदेशी यात्री ह्वेनसांग आया था, जिसने सियुकी नामक एक रचना की थी और जिसमें हर्ष के काल की राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया गया है और उसका वर्णन हमें मिलता है। उसके बाद देखिए वर्धन शासक किस जाति के थे, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोगों के लिए इन्होंने
अलग अलग इसके बारे में बातें बताई हैं। देखिए हर्षचरित के अनुसार कहा जाता है कि ये लोग चंद्रवंशी क्षत्रिय थे, जबकि ह्वेनसांग ने इसे वैश्य माना है। अब देखिए इनका हम लोग थोड़ा सा प्रारंभिक इतिहास देख लेते हैं कि किस प्रकार से इनका प्रारंभिक इतिहास है। देखिए हर्षचरित में हर्ष के पूर्वज का नाम पुष्यभूति बताया गया है, जिसके वजह से देखिए इसको पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। जबकि हर्ष के अभिलेखों के अनुसार प्रथम राजा नरवर्धन को माना गया है। नरवर्धन के पश्चात देखिए कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए, जिसमें देखिए राजवर्धन प्रथम, आदित्य वर्धन, प्रभाकर वर्धन तथा राजवर्धन द्वितीय थे। इसके बाद हर्षवर्धन शासक बना था। हर्ष के पूर्वजों की जो राजधानी थी देखिए वो स्थाणुविश्वर यानी वर्तमान थानेश्वर में थी, जो वर्तमान हरियाणा के श्रीकंठ जनपद यानी कुरुक्षेत्र और अंबाला के क्षेत्र में थी। इस वंश का देखिए पहला महान शासक जो है प्रभाकर वर्धन को माना जाता है, जिसने हुणों को पराजित कर हुण हरिण केसरी की उपाधि धारण की थी। इसके बाद देखिए राज्यवर्धन की हत्या हो जाती है 600 ईस्वी में और फिर हर्षवर्धन शासक बनता है। इसके शासनकाल में देखिए जो महत्वपूर्ण 2 अभिलेख थे, जिसमें देखिए बांसखेड़ा का ताम्रपत्र अभिलेख जो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। इसमें देखिए हर्ष के काल के पदाधिकारियों एवं प्रदोषों का विवरण प्राप्त होता है। राज्यवर्धन द्वारा देवगुप्त को तथा शशांक द्वारा राज्यवर्धन की हत्या का विवरण भी इसी ताम्रपत्र लेख से मिला है। उसके बाद देखिए मरकट सागर गांव बालचंद्र और भट्ट स्वामी को दिए जाने का भी विवरण इसमें मिलता है। उसके बाद देखिए जो दूसरा लेख है वो मधुबन ताम्रपत्र लेख है, यह वर्तमान उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से प्राप्त हुआ है। इसमें देखिए हर्ष द्वारा आवस्थी भुक्ति में सोमकुंडा गांव दिए जाने का उल्लेख है, यानी दान में इन्होंने सोमकुंडा नामक गांव दिया था। उसके बाद देखिए एहोल के अभिलेख में हर्ष तथा चालुक्य पुलकेशी द्वितीय के मध्य युद्ध का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से ये वर्धन वंश का प्रारंभिक इतिहास था। अब हम लोग अगली क्लास में अब हर्षवर्धन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और इसमें देखेंगे कि उत्तर गुप्त काल के जो शासक थे उसमें हर्षवर्धन का किस प्रकार से महत्वपूर्ण स्थान है और क्यों हर्षवर्धन को अंतिम महत्वपूर्ण जो है हिंदू शासक या उत्तर भारतीय शासक कहा जाता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखी गुप्तोत्तर काल के प्रमुख राजवंशों और उनके महत्वपूर्ण शासकों की उपलब्धियों और उनके द्वारा लिखवाए गए अभिलेखों प्रशस्तियों के बारे में अध्ययन किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्लास बहुत पसंद आई होगी और आप लोगों ने अपने आप को इतने देर तक इस क्लास में बनाए रखा। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।